हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग। कोरोना के बारे में समझेंगे। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बता दो। मैं इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में ट्रीटमेंट भी बताऊंगा विद डोजेस कि आपको क्या क्या डोज पे क्या क्या दवाई देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक जिसको बोलते हैं कि एक एडवाइस देना चाहूँगा कि कुछ भी लें लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि हम लोग मैक्सिमम लोग तो फ़ोन पे कंसल्टेशन करके डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अगर हॉस्पिटल्स की बात करूँगा तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो गया है लेकिन डॉक्टर एक दिन तक भी देखने नहीं आया है। डॉक्टर की कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम ही अभी ओवर बर्डनड हो गया है कि किसको देखें। मतलब एक पेशेंट को देखने जाएंगे, पता लगा 10 पेशेंट ऑलरेडी नए एडमिट हो गए, उनको किसी ने देखा ही नहीं है। तो राइट, यही चल रहा है। और मैक्सिमम लोग जो होते हैं 90% जो होते हैं वो अच्छी बात यही 90% लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितनी डोज पे क्या क्या दवाई देनी चाहिए और उनका इंडिकेशन भी क्या है। राइट, स्टार्ट कर देते हैं। वायरस बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है? सब लोग बोलते हैं डबल मास्क पहनो। उसका रीज़न यही है कि वायरस नाक या फिर मुंह दोनों जगह से बॉडी में एंटर करता है। मुंह से क्यों एंटर करता है भाई? देखिए, मुंह से भी तो आप सांस लेते हैं, तो जो सांस की नली होती है जो रेड दिखाई पड़ रही है, ये सांस की जो नली होती है इसकी जो एंट्री होती है वो नाक से हवा आती है, वो आती है, और आप मुंह से भी उस सांस की नली में एयर को ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वायरस मुंह से भी एंटर कर सकता है। बाकी चमड़ी पे अगर वायरस बैठा हुआ है तो एंटर नहीं करेगा, कान पे बैठा हुआ एंटर नहीं करेगा, पेट पर वायरस है तो एंटर नहीं करेगा, हाथ पे वायरस है तो बॉडी में एंटर नहीं करेगा अगर उस हाथ को आप नाक पे लगाओगे नहीं तो। राइट, इसलिए बोलते हैं हैंड वॉश करो बार बार, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो टच करते हो किसी चीज़ को, अगर वायरस आपके हाथ पे आ गया तो आप हैंड वॉश कर लीजिए। इसलिए बोलते हैं हम लोग हैंड वॉश करना और मास्क पहनना है। ये दो चीज़ें करेंगे तो वायरस एंटर नहीं करेगा। राइट, आपने शर्ट पहनी हुई है, शर्ट के ऊपर वायरस बैठेगा, शर्ट उतार देंगे तो चमड़ी पे थोड़ी वायरस आ जाएगा। हाथ पे वायरस है तो उसको धो के निकाल सकते हैं, मास्क वायरस को रोक लेगा। राइट, तो ये एंट्री होगी। जब वायरस एंटर करता है तो ये सीधा पहुंचता है एक तो ऊपर गले के यहाँ पर, फिर ट्रेकिया में, फिर लंग्स के अंदर। अभी जो हम लोग मैक्सिमम पेशेंट में देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि लंग्स के अंदर ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही है हम लोग आगे समझते हैं। ओके, सिम्टम्स क्या क्या होंगे पेशेंट्स को? तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर सिम्टम्स देखेंगे हम लोग तो सिम्टम्स उनको आ रहे हैं, फीवर आता है, फीवर के साथ में उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी के साथ में उनको बॉडी एक होता है, मतलब उनको मसल्स में पेन हो रहा है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, पेशेंट में गले में भी दर्द होता है, और अदर सिम्टम्स जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना। मेनली पेशेंट को आपको नोट करना है फीवर आ गया है, हाई ग्रेड फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ है, शरीर में अकड़न है, गले में दर्द है, ये सिम्टम्स होते हैं। और भी सिम्टम्स होते हैं बट ये आप नोट कर लीजिए ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले ये सिम्टम्स के बाद में रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि किन पेशेंट को रिस्क है सीरियस कोरोना बनने में। तो देखिए, जब भी आप किसी पेशेंट में नोट करते हैं ये वाले सिम्टम्स, फीवर है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, बॉडी, देखिए शुरुआत तो फीवर से होती है, फीवर या फिर थ्रोट पेन। वही पेशेंट बोलते हैं कि सर फीवर आया है, या कुछ बोलेंगे सर शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, फीवर माइल्ड है, या फिर बोलेंगे सर सांस लेने में तकलीफ है, या बोलेंगे सर गले में दर्द चालू हो गया है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है। तो ये सिम्टम्स हो गए, जाके जांच करवा लो, कोरोना मोस्ट लाइकली कोरोना ही है, नहीं है तो भी कोरोना ही मान के चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम वो RT-PCR वगैरह वो कार्टेस उसको पकड़ नहीं पाता है, बट आप उसको मान के चलिए कि कोरोना के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक फैमिली में 10 लोग हैं, 10 के 10 पॉजिटिव हैं। राइट, तो कोरोना ही है, मोस्टली कोरोना ही। ठीक है, सिम्टम्स के बाद आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, कौन से पेशेंट रिस्क हैं, जो कि रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये लोग सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं और इनको हमको ज़्यादा अटेंशन देनी है। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिन पेशेंट को डायबिटीज़, को यंग पेशेंट भी है बट डायबिटीज़ है तो वो पेशेंट फटाफट सीरियस हो जाते हैं, उनको अस्थमा प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज़ और अस्थमा वाले पेशेंट, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज़ और अस्थमा वाले पेशेंट तो फटाफट सीरियस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। जिन पेशेंट को किडनी या लीवर की डिजीज़ है, मतलब कि उनको किडनी के लिए डायलिसिस चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो वाले पेशेंट। स्टोन, किडनी स्टोन वाले पेशेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लीवर किडनी डिजीज़ मतलब कि जिनके डायलिसिस चल रहा है या फिर जिनको लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। सेम लीवर डिजीज़ के पेशेंट है, लीवर फेल है उनका ट्रीटमेंट चालू है, लीवर में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस, ऐसे पेशेंट्स को प्रॉब्लम कैटेगरी में आते हैं। एंड देन कैंसर पेशेंट भी क्यों? क्योंकि उनको इम्यूनो कीमोथेरेपी जो होता है वो इम्यूनो सप्रेशन कर देता है, और इसकी वजह से वो लोग भी जो होता है वो रिस्क कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। एंड देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिन पेशेंट में HIV है, जिन पेशेंट को कुछ दवाई चल रही है, जिन पेशेंट में थैलीसेमिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है उनको बार बार, कुछ दवाई चल रही है जो कि इम्यूनिटी को कम करती है, इम्यूनो सप्रेस पेशेंट जो होते हैं वो सभी रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उन पेशेंट को फटाफट अटेंशन दो, बाकी को हम लोग रिलैक्सली मैनेज कर सकते हैं।
ब्लड टेस्ट कौन कौन से करवाने, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, बट मेनली कौन कौन से, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, डी डाइमर, फेरिटीन, इंटरल्यूकिन 6 और CBC। अभी इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये ब्लड टेस्ट ना आपको रिलाय करना है इनके ऊपर, CRP, डी डाइमर, फेरिटीन, इंटरल्यूकिन 6 एंड CBC। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है ना वो बताता है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन कहीं पर है क्या, सूजन ही समझिए अब इसको, मैं आपको इन्फ्लेमेशन को एज ए डेफिनेशन नहीं बता सकता, बट शरीर में कुछ ना कुछ सूजन जैसा कुछ चल रहा है क्या, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बताता है वो। डी डाइमर जो बताता है वो बताता है कि आपके बॉडी के अंदर कहीं क्लॉट बनने की टेंडेंसी तो नहीं हो रही है, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स में क्लॉट बनते हैं, देखिए सब में नहीं बनते हैं, 1% में बन रहे हैं, 1 या 2% में बन रहे हैं, और इतना ज़्यादा वो हो गया है कि पब्लिक इतना डर गई है क्लॉट नहीं। तो डी डाइमर बताता है क्लॉट बनने की टेंडेंसी क्या है, फेरिटीन भी बताता है कि इन्फ्लेमेशन या जो सूजन या बीमारी है वो कितनी ज़्यादा है। इंटरल्यूकिन 6 आपने सुना होगा, कोरोना पेशेंट में साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, साइटोकाइन स्टॉर्म इंटरल्यूकिन 6 इंडिकेट करता है, राइट। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि बहुत महंगा टेस्ट है और इजीली नहीं हो रहा है, बट ठीक है फिर भी आप ध्यान रखिए अपने, अगर आपके पेशेंट को रिस्क फैक्टर है जो मैंने बताया तो बेटर है उन पेशेंट में तो आप ये टेस्ट करवाइए, हर पेशेंट में नहीं करवाना है। हाँ, मुझे कोरोना हो गया है अगर और मैं एकदम हेल्दी हूँ, जिम करता हूँ सुबह शाम और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझको ऐसा टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, मैं प्रेफर करूँगा कि मैं होम आइसोलेशन या घर के केयर से काम चला लूँ। लेकिन अब आप बोलेंगे सर हमने सुना था एक बॉडी बिल्डर है वो भी एक्सपायर हो गया कोरोना से, यार 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है और हम लोग हाईलाइट उस चीज़ को करते हैं जो कि बहुत अनयूजुअल होती है। ये नहीं देख रहे हैं कि एक 99 ईयर की माजी फिट होकर घर चली गई, नहीं, ध्यान वहाँ जाएगा कि एक बॉडी बिल्डर था 34 ईयर का, महाराष्ट्र में वो एक्सपायर हो गया, न्यूज़ में आ गया, नहीं यार ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, राइट। थिंक पॉजिटिव, लॉजिकली सोचिए। तो ब्लड टेस्ट कौन से करवाने, सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर, फेरिटीन, इंटरल्यूकिन 6 एंड CBC। अभी ये सब क्या क्या बताएंगे मैं आपको बताता हूँ। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, फीवर को कम करने के लिए फीवर रिड्यूसिंग एजेंट्स देते हैं, वो पेन को भी कम करते हैं, बॉडी एक को भी कम करते हैं, वो फीवर वाली दवाई है। फिर इन्फ्लेमेशन, सूजन आता है उसको कम करने की दवाई देते हैं और मल्टीविटामिन देते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट, ऑक्सीजन देना है क्या, कब देना है देख लेते हैं। स्टेरॉइड का रोल क्या, देखिए मैंने रेड कलर से स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर को डाला है, तो हर पेशेंट में देना है, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत कॉशियसली देना है। स्टेरॉइड्स के लिए बोलते हैं कि ये दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार मतलब आगे से भी काटती है पीछे से भी काटती है, मतलब हेल्प भी करती है तो नुकसान भी करती है। स्टेरॉइड इज डेंजरस, राइट। कौन सा स्टेरॉइड, बॉडी बिल्डिंग वाला स्टेरॉइड नहीं है, ये बहुत अलग वाला स्टेरॉइड है, मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड ब्लड थिनिंग एजेंट्स, सर हर जगह सुनते हैं क्लॉट बन रहे हैं, तो एंटीकोगुलेंट वगैरह खून पतला करने गोली भी देनी है, इंजेक्शन देना है, कब देना, यस देना है, सब में देना है, नहीं सब में नहीं देना है, उन पेशेंट्स में देना है जो कि रिस्क फैक्टर में है और जिनमें कि वो जो ब्लड के लेवल में आगे बताऊँ वो बड़े हैं, उनके अंदर देना है। कब देना है देखते हैं। देखिए एंटीबायोटिक क्यों देना है, हमने तो सुना है कि वायरस में एंटीबायोटिक का कुछ काम नहीं होता, वायरस को तो एंटीवायरल मारती है, जैसे कि रेमडेसिविर, जिसकी के लिए अभी सब लोग आगे पीछे पड़े, नहीं रेमडेसिविर तो मार, वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मारती है। सर फिर एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, देखिए पहले समझिए वायरस को कौन मारता है। तो वायरस को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एंटीवायरल ड्रग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मारती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई है तो वो वायरस को मार देगी और आपका कोरोना जो है वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर और दूसरी चीज दवाई एंटीवायरल, एंटीवायरल भी सब पेशेंट में देना है क्या, नहीं देना है भाई, नहीं देना है। रेमडेसिविर के पीछे, फेविपिराविर के पीछे, बाकी एंटीवायरल के पीछे मत भागो। 90% पेशेंट तो बिना एंटीवायरल ड्रग के ही ठीक हो रहे हैं। तो देना किस में पड़ रहा है सर, देना उनमें पड़ रहा है जो कि रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कौन कौन से रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं, वापस देख लीजिए। रिस्क, आइडेंटिफाई रिस्क कैटेगरी, एज अबाउट 60, जिनमें डायबिटीज है, अस्थमा है, किडनी लीवर डिजीज है, कैंसर पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। 60 साल से ऊपर में भी सब में देना पड़ रहा है क्या, नहीं देना पड़ रहा है भाई। 60 साल के ऊपर वाले बहुत अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं, लेकिन हाँ अगर डायबिटीज़ है, किडनी लीवर डिजीज है, कैंसर पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो एंटीवायरल देना सही रहेगा। वो भी कब देना है, ब्लड टेस्ट भी अगर खराब है तो। अब एंटीबायोटिक क्या कर रही है भाई, एंटीबायोटिक क्या करती है, देखिए वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है ना तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, लंग्स के अंदर सूजन हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कीटाणु आके फटाफट से बैठ जाए। कीटाणु मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आके बैठ जाएगा वहाँ पर, बैक्टीरिया मस्ती से वहाँ पे आराम से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 ग्रो करेगा, तो बैक्टीरिया जो होगा वो इन्फेक्शन कर देगा। तो हम लोग एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि जब तक हम लोगों का कोरोना रिकवर नहीं होता है तब तक कोई दूसरा बैक्टीरिया आके वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, राइट। तो बैक्टीरिया गड़बड़ नहीं करे, इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे। तो एंटीबायोटिक लेना इज गुड, एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक लेना है, देखिए
डॉक्टर की एडवाइस के बाद आप एंटीबायोटिक लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी एंटीबायोटिक लेना। मुझे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट फॉलो करते हैं, तो ये एडवाइस सिर्फ उनके लिए, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं और वो बहुत से पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पे सबको पता होना चाहिए। डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं, 100 मिलीग्राम की दवाई है, 100 मिलीग्राम गोली 5 से 7 दिन तक सुबह शाम ले सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं 500 मिलीग्राम की मॉर्निंग इवनिंग, सिंगल डोज भी ले सकते हैं मॉर्निंग सिर्फ, वो आप डिसाइड कर लेना आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग। अमोक्सक्लेव 500 मिलीग्राम ले सकते हैं, सेफेक्सिम ले सकते हैं, इसके अलावा और भी ले सकते हैं। यस, बिल्कुल ले सकते हैं। सर हमारा पेशेंट को तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा था एंटीबायोटिक का, वो लेना है क्या? यस, वो लेना है, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा था इसलिए लेना है। डॉक्टर ने देखा है कि आपका पेशेंट जो है वो रिस्क कैटेगरी में आता है और उसके जो ब्लड टेस्ट हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। तो रिस्क कैटेगरी में आने के बाद, ब्लड टेस्ट खराब होने के बाद में ज़्यादा चांसेस हैं कि दूसरा बैक्टीरिया आके वहाँ पे ग्रो करेगा, तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक भी देना अच्छा है। कौन सा देना है वो तो आपके डॉक्टर ने बता दिया होगा। पिपरासिलिन भी दे सकते हैं, टाजोबैक्टम भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल जो भी मिलता है वो आप सेफली डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में दे सकते हैं। इंजेक्शन वाला कब देना है मैंने बता दिया है। एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मारती है, ये सिर्फ जो बैक्टीरिया वहाँ पे आके बैठ जाएगा, ग्रो करेगा, उसको मारेगी। जैसे देखिए ना, घर पे रोटी बना के आप रख दो, 4 दिन बाद आओ, रोटी खराब हो जाएगी, रोटी पे बैक्टीरिया आ जाएगा, राइट? क्यों आ जाएगा? क्योंकि उस पर बैक्टीरिया आके ग्रो कर गया है। जब रोटी बनाई थी, गरम रोटी थी, तो उस टाइम पे रोटी पे कोई भी कीटाणु नहीं था, बट जब हमने रोटी हवा में रख दी है तो धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरिया ने ग्रो करा, और वहाँ पे फंगस देखा ना आपने, किसी चीज़ में फंगस ग्रो कर जाती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ग्रो करने, इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक भी देते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनमें तो एंटी फंगल भी दिया जाता है, राइट? वो सब डिस्कस नहीं करें क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में दी जाती है, हम तो बेसिक केयर डिस्कस करें, एंटीबायोटिक। अच्छा, फीवर क्यों होता है ऐसे पेशेंट्स में, ये देख लीजिए। देखिए, कोरोना इन्फेक्शन यहाँ पर कोरोना ने नाक से या फिर मुंह से एंटर करा और अंदर गया, अंदर जाके लंग्स में चला गया। दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ब्रोंकाई एंड दिस इज ब्रोंक्यूलर ट्री। तो यहाँ पर लंग्स में चला गया। तो नॉर्मली जो लंग होता है वो ऐसा होता है, इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे एल्विलाई होती है। ये मैं इतना सा बहुत छोटा वाला पार्ट के लंग को एनलार्ज करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मल लंग्स में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बबल्स जैसे होते हैं। अब क्या होता है, जब आप सांस लेते हो तो इन बबल्स के अंदर हवा आती है, और हवा जो होती है इन बबल्स से फिर ये जो दिख रहा है वो लाल लाल लाइन, ये ब्लड वेसल्स, खून की नली, इन खून की नली में ऑक्सीजन चल जाती है, और ख़राब ऑक्सीजन होती है वो जो नीली वाली खून की नली है इससे वापस में आ जाती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन इन बबल्स के अंदर आती है लंग्स के, इन बबल्स के अंदर ऑक्सीजन इस ब्लड में जाएगी और अंदर चल जाएगी, और फिर आपके ब्लड का सैचुरेशन जो होगा वो 95, 99, 96% आता है आपको सैचुरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर आ रही है, राइट? ठीक है। अभी क्या कोरोना के अंदर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गया, तो यहाँ पे बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया, तो बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे आपको फीवर आने लग गया, पहला पॉइंट। बट बैक्टीरिया की वजह से फीवर आता है क्या? नहीं। फर्स्ट फीवर आता है आपको आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से। जब भी वायरस एंटर करता है, यहाँ पर बैठ के वायरस ग्रो करेगा, तो आपकी बॉडी के जो खून की नलियाँ हैं यहाँ पे, उसको जो इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं वो साइटोकाइन रिलीज करती हैं। साइटोकाइन जो होता है वो बुखार को लाता है। तो बुखार लाने का पहला कारण होता है कि बॉडी साइटोकाइन रिलीज कर रही है। अब आप बोलोगे सर साइटोकाइन रिलीज का मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म आने वाला है, फटाफट वो सब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। नहीं भाई, नॉर्मल साइटोकाइन तो हर किसी के में रिलीज होता है। आपको भी सर्दी जुकाम होता है तो फीवर आता है ना, हल्का फीवर आता है, तो साइटोकाइन या ल्यूकोट्राइन्स की रिलीज करने की वजह से ही होता है, वो स्टॉर्म नहीं होता है। स्टॉर्म मतलब बाढ़, सुनामी आ जाना, सुनामी आना मतलब एक्सेसिव रिलीज होना, राइट? वो कब देखते हैं। तो फीवर आने का पहला कारण है साइटोकाइन का रिलीज होना। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो इम्यून सेल्स होती है वो राइप होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद मिलती है उसको, एनीवेज। और ये बैक्टीरिया भी ग्रो करता है तो भी फीवर कर सकता है, फीवर करता है। फीवर के लिए क्या करना है, फीवर के लिए पैरासिटामोल का टैबलेट होता है 500 मिलीग्राम का, और एक 650 मिलीग्राम का भी आता है। पेशेंट का वजन ज़्यादा है तो 650 मिलीग्राम का टैबलेट देना है उसको। कितना दे सकते हैं, देखिए पैरासिटामोल की सेव डोज ना 3 मिलीग्राम तक, 3 ग्राम तक, मतलब 3 ग्राम मतलब 500 मिलीग्राम की 6 टैबलेट एक दिन में दे सकते हैं, और 650 की 4 या 5 टैबलेट आप दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं आराम से हफ्ते भर तक पेशेंट को विदाउट एनी प्रॉब्लम। देना कितना है सर ये बताओ आप। देखिए जब तक फीवर आ रहा है तब तक दे दीजिए। हाँ, ऐसा आपका फीवर रिलीज हो गया तो मत दो, फीवर आ रहा है, बॉडी एक है तो दे दो। पैरासिटामोल से भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मेफेनेमिक एसिड को भी ऐड कर देना है, 500 मिलीग्राम की टैबलेट है, बट मेफेनेमिक एसिड को ऐसे 6 गोली नहीं देना है, सुबह शाम 500 मिलीग्राम की स्टैंडर्ड होती है, सुबह शाम ही देना है। अच्छा सर, जरूरी ये बॉडी एक में भी काम करेगा? यस, आपके शरीर में जो थकावट होती है, बदन दर्द होता है, उसमें भी ये दोनों गोली काम करेगी। आप ये पेशेंट को सेफली दे सकते हैं। साइड इफेक्ट वेरी 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 मिनिमल। ओके, मूव ऑन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? देखिए ये नॉर्मल लंग है, और ये इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाना, रेडनेस आ जाना, राइट? नॉर्मल रंग की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्लूरा। ये जो नीली नीली दिख रही है दिस इज प्लूरा। तो
तो कोरोना में यहाँ पे पैचेस बनते हैं, इन्फ्लेमेशन यहीं पर स्टार्ट होता है, सब प्लूरल पैचेस। जब आप सीटी करवाते हो तो आपको यहीं पे पैचेस दिखाई पड़ते हैं। तो नॉर्मल लंग में एकदम हेल्दी प्लूरा, बट कोरोना वाले में लाल रंग से एकदम, जिसको सूजने से हाथ में होता है ना, आपके कभी इन्फेक्शन हो गया किसी डायबिटिक पेशेंट को हाथ में यहाँ पे, तो चमड़ी कैसे लाल लाल सूज जाती है, सूजन आ जाती है हाथ के अंदर, वैसे लंग्स के अंदर भी वैसे ही सूजन आती है, उसी को हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम, और हाँ सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लेमेशन है तो इसमें ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर बबल्स होते हैं, बबल्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, राइट। लेकिन कोरोना के पेशेंट में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन, रेडनेस आ जाती है, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो जाता है, इसी वजह से आपका ऑक्सीजन होता है वो घटने लगता है। इस लेवल पे काम होता है लंग्स के लेवल पे, राइट। ऐसे ऑक्सीजन कम होती है आपकी। वापस बताऊँ ऑक्सीजन कम क्यों होती है, इस डायग्राम समझो। नॉर्मल आपका लंग ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाइज। तो एल्वियोलाइज में ये लाल रंग की आर्टरीज ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है, और जो नीले रंग वाली है ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देती है, तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे सूजन आ गई है, तो देखिए यहाँ पे कवरिंग बन गई, पीली पीली कवर बन गई, लाल लाल कवर बन गया। भाई ऑक्सीजन कैसे जाएगी अंदर? देखो ना यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे जाएगी अंदर? पहले तो ऑक्सीजन जा रही थी ईजिली क्योंकि लंग हेल्दी था, बट अब ऑक्सीजन अंदर जाएगी कैसे? इसीलिए आपका ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, ऑक्सीजन आपका कम हो जाता है, 90-80 हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, जब आप ऑक्सीजन देते हो, नॉर्मली जब मैं अभी रूम एयर पे हवा खींच रहा हूँ तो उसमें 24% ऑक्सीजन है, तो मतलब इस गोले में, इस बबल में 24% ऑक्सीजन ही है, और वो इसलिए जा रही है। यहाँ पे सूजन आ गई, यहाँ पे भी 24 ऑक्सीजन ही आ रही है रूम एयर पे, तो बट वो 24 ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, उसमें से सिर्फ थोड़ी सी ही जा पा रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस 24 ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है इसको मैं 100% कर दूँगा। 100% कैसे करूँगा? ऑक्सीजन सप्लीमेंट दे के। तो फिर वो होगा जो 100% जब जाएगी तो वो कुछ ना कुछ मात्रा तो अंदर जाएगी ना, और आपका सैचुरेशन को वो अप करेगी। बट आपने देखा है पेशेंट ऑक्सीजन लेते हैं फिर भी उनका सैचुरेशन जो होता है वो 100% नहीं होता, क्योंकि वो ये लोचा तो इधर ही है ना, इन्फ्लेमेशन हो गया है। ये जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग में लोचा हो गया है, तो आप ऊपर से ऑक्सीजन बहुत सारी दे रहे हैं फिर भी सैचुरेशन 100% नहीं हो पा रहा है। 100% कब होगा? जब सूजन कम हो जाएगी, जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। एनीवेज मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है बता दिया है मैंने, और समझिए ये लंग्स को लार्ज करा, तो नॉर्मली यहाँ पे खून की ऐसी नलियाँ होती है, खून की नलियाँ ऑक्सीजन को लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, नॉर्मल हो गया है। लेकिन कोरोना पेशेंट में निमोनिया के अंदर ये यहाँ पर सूजन आ जाती है, सूज जाता है, गैसेस एक्सचेंज रुक जाता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ द लो ऑक्सीजन। अच्छा, पेशेंट को डिफिकल्टी क्यों होती है ब्रीदिंग के अंदर? देखिए कोरोना पेशेंट के अंदर हम लोग ऐसे एनलार्ज करेंगे तो ये ट्रेकिया, मतलब ये देखिए यहाँ से आपने सांस ली, सांस अंदर गई मुंह से या फिर नाक से, फिर ये ट्रेकिया, ये गला, गले के बाद ट्रेकिया बड़ा वाला पाइप, इसके बाद ये ब्रोंकाई छोटे वाले पाइप, और फिर इसके बाद बहुत मल्टीपल छोटे छोटे पाइप। तो जो ये बहुत छोटे छोटे पाइप है ना, यहाँ पर ये वाले मल्टीपल एन नंबर ऑफ द पाइप्स, इन पाइप्स के अंदर अगर मैं काट के देखूंगा तो ऐसे इनके अंदर ऐसे हवा का एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सूजन आ जाएगी तो ये जो पाइप का डायमीटर है, मतलब चौड़ाई है, ये कम हो जाएगी। अभी ये पाइप इतना मोटा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है आराम से, लेकिन जब ये सूजन की वजह से छोटा हो जाएगा तो कितनी ऑक्सीजन निकलेगी भाई? फिर आप खींचोगे सांस, सर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस अंदर घुस नहीं रही है, बहुत कम घुस पा रही। देखिए अभी सांस इतने मोटे पाइप से जा रही है, ये पाइप की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ये वाले पाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पाइप छोटे छोटे लंग्स के एकदम एंड्स पे जो छोटे छोटे पाइप होते हैं इनमें, इनका डायमीटर ऐसा है। लेकिन अगर सूजन की वजह से कम हो जाएगा तो इसमें गैस बहुत मुश्किल से निकलेगी, बहुत प्रेशर से निकलेगी, इसलिए आपको डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग या लेबर्ड ब्रीदिंग होती है। ठीक है, रोल ऑफ आइवरमेक्टिन क्या है भाई? आइवरमेक्टिन जो ड्रग होती है ना, हम लोग 12 मिलीग्राम वंस ए डे फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन ही लेते हैं। ये क्या करती है? आइवरमेक्टिन जो होता है ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। प्रूवन है क्या? नहीं, प्रूवन नहीं है ये, लेकिन कुछ स्टडी में इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है, इसलिए प्रेफर करना कि आइवरमेक्टिन तो नॉर्मल पेशेंट को भी आप दे दो। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है एनिमल मॉडल्स में, बट ह्यूमन में क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो इसलिए ह्यूमन के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि मैंने कभी सोचा था आइवरमेक्टिन कोरोना में यूज़ होगा, बट जब मैं जनरल सर्जरी ट्रेनिंग कर रहा था तो हमारे पास फाइलेरिया के पेशेंट्स आते थे, तो उनको हम लोग 6-7 हफ्ते तक आइवरमेक्टिन देते थे। जिन पेशेंट में ऑर्काइटिस होता था ना, सॉरी एपिडेमिक ऑर्काइटिस बिकॉज ऑफ फाइलेरिया, उनके अंदर भी हम लोग आइवरमेक्टिन देते थे बहुत लंबे टाइम तक, हेट्रोजान आइवरमेक्टिन। ओके, सो दिस इज आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम, दिन में 1 देना है, 5 दिन तक देना है। ये वायरल रेप्लिकेशन में कम करती है, डॉक्टर से सलाह लेके, बट दिस इज गुड, आई एम टेलिंग यू दिस इज गुड, बट कंसल्ट द डॉक्टर। मल्टीविटामिन क्या करते हैं? मल्टीविटामिन जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं और हीलिंग में मदद करते हैं। अब देखो इतनी सूजन होगी लंग्स के अंदर, लंग्स की लगी पड़ी हुई है, ये सूजन को कौन सुधारेगा भाई? बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, तो वो इम्यूनिटी को कौन स्ट्रॉन्ग करेगा? बॉडी के डिफेंस में कौन स्ट्रॉन्ग करेगा? विटामिन सी। 1000 मिलीग्राम
डेली देना है 10 दिन तक, जिंक देना है 10 दिन तक, विटामिन डी 60,000 वंस अ वीक देना है। ये सब करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं करते, ले लो, कोई नुकसान नहीं करेंगे, इट विल हेल्प यू ओनली, डेफिनेटली विल हेल्प यू ओनली, राइट। और देखो सस्ता सा ब्रांड जो मिलता है वो ले लो। रोल ऑफ स्टेरॉइड, दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, मैंने बताया स्टेरॉइड दो उदाहरण से पड़ता है, अभी मैंने ये समझा दिया है कि सूजन आती है तो क्या होता है। तो स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड में ये सूजन क्यों आ रही है, ये बॉडी दो तरह से आ रही है। एक तो होता है बॉडी का जो खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है वो ल्यूकोट्राइन साइटोकाइंस निकल रहा है, तो उसकी वजह से भी वो साइकोट्राइंस भी सूजन या इडेमा या स्वेलिंग करते हैं। तो ये स्टेरॉइड जो होता है वो ल्यूकोट्राइंस के लेवल को कम कर देता है। अब देखो इसने एक अच्छा इफेक्ट दिखा दिया कि इसने ल्यूकोट्राइंस के लेवल को कम कर दिया, बट खराब इफेक्ट क्या है, वो जो ल्यूकोट्राइंस का लेवल कम हो जाएगा वो इम्यूनिटी को बनने नहीं देगा कोरोना के अगेंस्ट में, राइट। तो ये प्रॉब्लम भी कर सकता है। और फिर अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके अंदर ये शुगर को अनकंट्रोल कर देगा। तो स्टेरॉइड कब देना है, देखिए मैं सजेस्ट करूँगा आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट में अगर आपका 1 मिनट ब्लड टेस्ट मैंने कौन कौन सा बोला था देखिए, हाँ, अगर आपका इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ है तो मतलब आप लोग मूव कर रहे हैं साइटोकाइन सर्ज, मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म वाले पॉइंट्स पे काफ़ी बड़ा हुआ है तो आप स्टेरॉइड दे दीजिए पेशेंट को। सीआरपी काफ़ी बड़ा हुआ है 50, 60, 70 के आसपास बढ़ा है तो भी आप स्टेरॉइड दे देंगे तो अच्छा रहेगा। डी डायमर भी बढ़ा हुआ है, फेरेटिन, बट डी डायमर जो होता है ना वो तो बताता है कोगुलोपैथी को। तो इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद स्टेरॉइड दीजिए। देखिए स्टेरॉइड हर पेशेंट में देना नहीं है, 90% 95% पेशेंट बिना स्टेरॉइड बिना किसी उसकी ठीक हो रहे हैं। स्टेरॉइड हमको देना है रिस्क कैटेगरी के पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में। यहाँ पर तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि स्टेरॉइड का रोल क्या होता है। सो व्हेन टू गिव स्टेरॉइड मैंने आपको बता दिया है, व्हेन टू गिव। देना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डॉक्टर से पूछो सर कौन सा देना है। डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम की गोली, 6 मिलीग्राम की गोली नहीं मिल रही है, वो कैसे होता है कि वो 1/2 मिलीग्राम की गोली मिल रही है तो आपको एक साथ 12 गोली लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है। तो डेक्सामेथासोन को ना 6 की मिल रही है, 2 मिलीग्राम की मिल रही है तो 3 ले लो। 6 मिलीग्राम की गोली होती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, वो लेना होता है दिन में सिर्फ एक बार, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 30 घंटे के आसपास होता है। मतलब अगर आपने एक बार डेक्सामेथासोन लिया है तो शरीर में वो 30 घंटे तक रहेगा, इसीलिए हम लोग डेक्सामेथासोन की सिंगल डोज देते हैं। इसी के अलावा अगर ये नहीं ले सकते हैं तो सेकंड ऑप्शन होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कि हम लोग लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग जो दूध पिलाती है बच्चों में प्रेफर करते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन 30 मिलीग्राम इन डिवाइडेड डोजेज, मतलब कि 16 सुबह 16 शाम को, या फिर 8-8 मिलीग्राम की 4 डोजेज 6-6 घंटे के अंतराल में। डॉक्टर से पूछने के बाद में 5 से 7 दिन के लिए लेना है। या फिर वो भी नहीं है तो प्रेडनिसोलोन वाइसलोन करके आती है गोली 40 मिलीग्राम डिवाइडेड डोजेज, 20 मिलीग्राम सुबह 20 मिलीग्राम शाम को, या फिर 10 मिलीग्राम 6-6 घंटे में। डॉक्टर से पूछने के बाद में 5 से 7 दिन के लिए लेना होता है। ये सर दिन में 2-3 बार क्यों देना, क्योंकि इनकी जो हाफ लाइफ होती है ना मिथाइल प्रेडनिसोलोन इसकी वो 6-7 घंटे ही होती है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं कि आप दिन में 2 या 3 बार लीजिए। जबकि डेक्सा होता है ये लंबे टाइम तक बॉडी में रहता है, इसलिए इसको सिंगल डोज ही देते हैं। डॉक्टर से पूछने के बाद स्टेरॉइड लेना है, स्टेरॉइड का डिसीजन खुद से नहीं लेना है। रोल ऑफ ब्लड थिनर्स, हाँ ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। देखिए थ्रोम्बोएम्बोलिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो देखिए आपका एल्वियोलस है जो कि इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का जाल होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, लंग्स की छोटे से पार्ट, जो छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट को एनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आती है और उस ऑक्सीजन को ये कैच कर लेती है, अंदर चल जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, राइट। अब आप देखिए एक प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि ये यहाँ पर सूजन आ गई है लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर ही, तो गैसेस ब्लड वेसल्स तक जा ही नहीं पा रही है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से ऑक्सीजन दे के उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर हम लोग स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ही थ्रोम्बस बन जाएगा तो फिर ब्लड आगे मूव नहीं करेगा, तो भी तो ऑक्सीजन नहीं इम्प्रूव होगा ना, राइट। तो अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कि थ्रोम्बोएम्बोलस बन गया है इस लेवल पे, मतलब खून की नली के अंदर ही थ्रोम्बस बन गया है, तो खून आगे मूव ही नहीं करेगा, तो ये कितनी भी क्लियर हो लेकिन ब्लड आगे मूव नहीं करेगा तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक पेशेंट्स के अंदर हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं। व्हेन टू गिव ब्लड थिनर्स, चलिए वापस बेसिक ब्लड टेस्ट पे आते हैं। हाँ, रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट्स हैं ब्लड थिनर देना अच्छा रहेगा। अगर पेशेंट का डी डायमर बढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि हमको ब्लड थिनर देना चाहिए, राइट, समझ गए। बट डॉक्टर से पूछने के बाद ही। चलिए जो मेडिकल स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ब्लड थिनर में क्या दिया जाएगा, इंजेक्शन एनॉक्सापारिन 40 यूनिट
40 यूनिट का इंजेक्शन 0.4 ml में आएगा। इंजेक्शन लोडेड आता है, मतलब आप जब खरीदोगे ना तो इस इंजेक्शन लोड कराओगे, या आपको कुछ करना नहीं, आपको जस्ट लगाना है पेशेंट को। उसको आप सबक्यूट दे सकते हो, पेट की चमड़ी को ऐसे उठाओ और पेट की चमड़ी को 2 चमड़ी के फोल्ड के बीच में सबक्यूट वैसे दे देते हैं हम लोग, या फिर आईवी लाइन लगी तो आईवी लाइन दे सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव टेबलेट, अगर आपको इंजेक्टेबल नहीं करना है तो टेबलेट एपेक्साबेन या तो 2.5 मिलीग्राम की या फिर 5 मिलीग्राम की गोली मॉर्निंग इवनिंग 5-7 दिन के लिए देनी होती है, बट डॉक्टर से पूछने के बाद ही देनी होती है। ये दोनों जो ब्लड थिनिंग एजेंट्स हैं ना, इनके अंदर आपको PTINR, पेशेंट की कोगुलोपैथी का टेंशन नहीं होता कि उनमें INR बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा। दोनों एक साथ मत देना भाई, क्योंकि दोनों की दोनों ही फैक्टर 10A को इनएक्टिवेट करते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि दोनों में से एक ही देना है डॉक्टर से पूछने के बाद में। ये 40 की जगह हम लोग अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो 60 यूनिट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। एनोक्सापारिन का इंजेक्शन क्लेक्जन इंजेक्शन बोलते हैं, क्लेक्जन कंपनी बनाती है उसको, और भी कंपनी बनाती है, बट ब्रांड नेम सॉल्ट नेम एनोक्सापारिन है, इसका एपेक्साबेन है। तो ये जो एनोक्सापारिन होता है ना, ये आप 0.6 भी दे सकते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं करता है पेशेंट को, बट डॉक्टर से पूछने के बाद में। चेस्ट एक्सरसाइज का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार। देखो क्या होता है कि एल्वियोलाई होते हैं छोटी छोटी, ये सब एकदम बंद हो जाती है कोरोना के पेशेंट्स के अंदर, ऐसे क्लॉग हो जाती है। तो आप पेशेंट की चेस्ट, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलोगे ना, तो ये सब ना बलगम के थ्रू बाहर निकलेगी, इसलिए बोलते हैं भाई करो चेस्ट एक्सरसाइज करो, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 6 मिनट वॉक टेस्ट का रोल क्या है, देखिए 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है ना, भाई पेशेंट आराम कर रहा है तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन की, उसके शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो चलेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्या हो रहा है कि कोरोना की वजह से सूजन इतनी हो गई है कि वो सूजन जो है वो आपके आराम करते टाइम पे तो ऑक्सीजन की सप्लाई को हैम्पर नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे समझिए, देखिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप कोरोना पेशेंट, आपका सैचुरेशन जो है वो 96% है, यू आर रिलैक्स्ड, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अभी है, शरीर को चाहिए 10 यूनिट ऑक्सीजन, जो कि 10 यूनिट ऑक्सीजन जो है वो क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच रही है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से 15 यूनिट ऑक्सीजन पहुँच जाए तो वो नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि सूजन है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा है सूजन है। नहीं समझे, दोबारा समझिए। आप लेटे हुए हैं और आपके शरीर को 10 यूनिट ऑक्सीजन चाहिए, 10 यूनिट ऑक्सीजन। वो 10 यूनिट ऑक्सीजन आपको कोरोना की सूजन की होने के बाद भी, समझिए, हाँ, कोरोना की सूजन होने के बाद भी वो 10 यूनिट ऑक्सीजन यहाँ से अंदर पहुँच रही है, ये तो नॉर्मल ही है, यहाँ से अंदर पहुँच रही है, राइट। और आपको लग रहा है कि हाइपोक्सिया है, मुझे 96-97% चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको लगेगा कि मेरे अंदर निमोनिया नहीं है, बट एक्चुअली में तो निमोनिया बन चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब मैं आपको बोलूँगा भैया आप ना थोड़ा चल के बताओ, चलो 6 मिनट चलो, 6 मिनट चलोगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट 10 यूनिट की थी, वो 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट अब हो जाएगी 15 या 16 यूनिट की। वो 15 या 16 यूनिट ऑक्सीजन जो होगा वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी इतनी यहाँ पर। तो आपको समझ जाएगा कि यार आपके लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मतलब कि आपको हाइपोक्सिया डेवलप होने के चांसेस हैं अगले 2 या 3 दिन के अंदर, क्योंकि सूजन आना चालू हो गया और वो सूजन बढ़ सकती है, वो कम भी हो सकती है, डेफिनेटली कम भी हो सकती है, बट वो बढ़ भी सकती है। तो वो जो 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं ना, 6 मिनट चल के देखो और फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करो, वो यही बताता है, वो अनमास्क करता है कि आपके लंग्स के अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। वो पहले ही बता देता है आपको मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, तो जब आप चलोगे तो सैचुरेशन एकदम से डाउन हो जाएगा, 6 मिनट चल ही नहीं पाओगे। 6 मिनट चलने के बाद सैचुरेशन चेक करोगे तो सैचुरेशन 80 आएगा, या फिर ब्रीथलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर कंडीशन बिगड़ सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन क्या करती है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। रोल ऑफ वैक्सीनेशन 100% लेना ही है। वैक्सीन क्या करती है, आपको जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन में सब प्रॉब्लम हो रही है, वैक्सीन जो होती है वैक्सीन में भी आपके अंदर डेड वायरस को डालते हैं, लेकिन डेड वायरस जो होता है वो 1 से 2 नहीं हो पाता। अभी जो वायरस आपकी बॉडी में जा रहा है इन्फेक्शन के थ्रू, वो वायरस जो होगा वो आपके शरीर में जाके अगले दिन तक 50,000 बन जाएगा, उसके दूसरे दिन वो 1 लाख हो जाएगा, उसके बाद वो 10 लाख हो जाएगा और पूरी बॉडी की लंग्स की एकदम माबेन कर देगा वो। लेकिन अगर आपने वैक्सीन ली है तो वैक्सीन में अगर आपकी बॉडी में 10,000 वायरस गए तो 10,000 के बेचारे 10,000 ही रहेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर किल्ड वायरस। और वो वायरस क्या करेंगे, बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसके लिए इम्यूनिटी बनाएगी और काम खत्म। तो इतना जो कोरोना वाला प्रॉब्लम हो रहा है ना, वेंटिलेटर और ये सब दवाई वो सब नहीं लेना पड़ेगा, तो वैक्सीन लेते रहिए। सो दिस इज ऑल। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मैं प्रेफर करूँगा आप देखिए, डेफिनेटली मेडिकल स्टूडेंट को तो बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।